गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 मेटल्स नॉन मेटल्स के पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था सक्रियता श्रेणी के बारे में। सक्रियता श्रेणी में जो एलिमेंट्स जो तत्व सबसे अधिक क्रियाशील थे वो उनको सबसे ऊपर रखा गया और जो कम क्रियाशील हैं उसको क्रमशः नीचे की ओर रखा गया। जैसे कि यहाँ देखिए पोटेशियम सबसे ऊपर की ओर है और उसके बाद जो है ये सिल्वर और फिर ये गोल्ड सबसे नीचे। ठीक है, इस आधार पे ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। आज हम लोग बात करेंगे धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयुक्ता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जाती है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जब कोई भी धातु किसी अधातु से संयोग करती है तो वह संयोजकता पर निर्भर करता है, उसके बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और जो अधातु है वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो यहाँ हम लोग देखें कि धातु के परमाणु जो अपने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो धन आयन बन जाते हैं और अधातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋण आयन बन जाते हैं। तो इसे हम एक उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ देखिए ये NaCl। तो NaCl क्या है? ये सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होने के लिए ये जो सोडियम है आपके सामने, इसकी परमाणु संख्या होती है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281। तो इस आधार पे इसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ये धातु है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ये बन जाता है धन आयन। और एक इलेक्ट्रॉन के त्याग करने पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 28। तो बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17। उस आधार पे इसके बाह्य कक्ष में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन अधिक है अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इसके बाह्य कक्ष में भी हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्टेट अपना पूरा कर लेगा। चूंकि यह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है इसलिए यह हो जाएगा ऋण आयन। तो धातु सोडियम अधातु एक क्लोरीन आपस में संयोग करते हैं इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके और यह बनाते हैं आयनिक यौगिक। तो इलेक्ट्रॉन का एक ने त्याग किया, दूसरे ने ग्रहण किया। तो यहाँ आप देखिए विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो यह कैसा हो गया? एक आयनिक एलिमेंट्स हो गया, आयनिक यौगिक हो गया। तो इस आयनिक यौगिक के प्रॉपर्टीज क्या है, गुणधर्म क्या है? तो कहते हैं कि भौतिक प्रवृत्ति, इसकी भौतिक प्रकृति देखी जाए तो यह ठोस व कुछ कठोर भी होते हैं और सामान्यतः भंगुर भी होते हैं, मतलब आसानी से टूटने वाले भी होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता के बारे में बात करें तो यह जल में घुलनशील होते हैं किंतु केरोसिन और पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। ठीक है। वैद्युत चालकता की बात करें तो वैद्युत चालकता के लिए आयनिक यौगिक जलीय विलयन में वैद्युत का चालन करते हैं किंतु ठोस रूप में यह विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड बनने का एक प्रोसेस था, एक आयनिक यौगिक बनने का प्रोसेस था कि किस तरह से सोडियम का परमाणु संख्या 11 है,
उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और यह धन आयन बना, और यह क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके यह ऋण आयन बना। चूंकि धन आयन है, एक ऋण आयन है, तो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करके ये निर्माण करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड का, जो एक आयनिक यौगिक है, और उसके ये गुणधर्म। अब हम देखेंगे धातुओं की प्राप्ति किस प्रकार से की जाती है। तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से जो भी उपस्थित तत्व या यौगिक होते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। ये हो गया खनिज का परिभाषा। और खनिज से, वैसे खनिज जिससे लाभकारी धातु प्राप्त किया जा सके उसे हम कहेंगे अयस्क। मतलब सभी खनिज जो हैं वो अयस्क नहीं है। जिससे धातु अधिक मात्रा में प्राप्त की जा सके और लाभकारी धातु प्राप्त किया जा सके उसे ही हम कहेंगे अयस्क। ठीक है। अब एक बार फिर से सक्रियता श्रेणी को हम देखते हैं कि यहाँ पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मतलब सक्रियता के आधार पर। और ये हो गए सबसे अधिक क्रियाशील धातु 5। मध्य क्रियाशीलता में फिर ये रखा गया है 5, और सबसे कम क्रियाशील में सिल्वर और गोल्ड। ठीक है। तो यह प्रकृति में पाया जाता है स्वतंत्र रूप से, मतलब इसके साथ कोई ऑक्साइड या सल्फाइड नहीं होते हैं अशुद्धि के रूप में, यह बिल्कुल ही स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। मध्य क्रियाशील जो धातुएं हैं यह प्रकृति में या तो सल्फाइड के रूप में मिलेंगे, या तो ऑक्साइड के रूप में मिलेंगे, या कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलेंगे। ठीक है। और उसके बाद ये जो स्वतंत्र, ये सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते, इनका वैद्युत अपघटन के द्वारा इनका जो है परिष्करण किया जाता है, परिशुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ धातुओं का निष्कर्षण, अलग अलग विधियां हैं। अयस्क से धातु को प्राप्त करने की जो विधि होती है उसे ही धातु का निष्कर्षण करते हैं। ठीक है। तो अयस्क क्या हमने बताया था कि वैसे खनिज जिससे लाभकारी धातु प्राप्त किया जा सके उसे हम अयस्क कहेंगे। तो धातुओं के निष्कर्षण का जो पहला चरण है, सबसे पहले अयस्क का समृद्धिकरण करते हैं, उसके बाद धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, उसके बाद धातुओं को हम परिष्कृत करते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखें अयस्क का सांद्रण, इसमें 3 तरह के धातु है विक्रियाशीलता के आधार पर। तो सबसे पहले यह देखना होगा कि वह किस प्रकार का धातु है। उच्च अभिक्रियाशील धातु है तो हम जानते हैं जब उच्च अभिक्रियाशील धातु होगा, मतलब उन 5 में से कोई होगा, तो गलित धातु का वैद्युत अपघटन के द्वारा ही शुद्ध धातु प्राप्त किया जाएगा। और यदि वह मध्यम अभिक्रियाशील धातु है तो या तो वो सल्फाइड अयस्क के रूप में होगा या फिर वो कार्बोनेट अयस्क के रूप में होगा। तो उसका परिशुद्धिकरण जो है इस प्रकार से किया जाए। अब देखिए जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर मरकरी के साथ एस लगा हुआ मतलब HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड, यहाँ जिंक सल्फाइड, और कार्बोनेट के रूप में है तो जिंक कार्बोनेट। और यदि वह धातु निम्न अभिक्रियाशील है तो वह सल्फाइड अयस्क के रूप में यदि मिल रहा है तो उसका भी शुद्धिकरण जो है किया जाएगा निम्न प्रकार से। देखिए ये परिशुद्धिकरण अयस्क का, इसका भर्जन विधि द्वारा यहाँ पर दिखाया गया और इससे ये धातु प्राप्त होता है। और यदि ये यहाँ ऊपर से ये कनेक्टेड है, सल्फाइड अयस्क के रूप में मिल रहा है, तो इसका परिशुद्धिकरण हो रहा है भर्जन विधि यहाँ फिर से। और अगर यदि वो कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिल रहा है तो इसका शुद्धिकरण हो रहा है निस्तापन विधि के द्वारा। ठीक है, ये निस्तापन विधि।
तो ये जो भर्जन और निस्तापन होता है, इसमें क्या होता है कि जो ये सल्फाइड होते हैं या जो कार्बोनेट होते हैं, ये धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद धातु में अपचयन की क्रिया कराई जाती है और फिर वो धातु का शोधन हो जाता है। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ कि अयस्क का सांद्रण उच्च अभिक्रियाशील यदि धातु है तो उसे वैद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध करते हैं। मध्यम अभिक्रियाशील धातु है जैसे मरकरी है, जिंक है, तो अगर वो सल्फाइड अयस्क के रूप में मिला है तो भर्जन विधि के द्वारा उसे ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, और यदि वो कार्बोनेट अयस्क के रूप में है तो उसे निस्तापन विधि के द्वारा ऑक्साइड में कार्बोनेट से उसके ऑक्साइड में बदलकर उसे अपचयित कर शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। और निम्न अभिक्रियाशील धातु है तो उसे जो है सल्फाइड अयस्क को जो है फिर वो परिवर्तित किया जाता है भर्जन के विधि द्वारा, और वह भी परिवर्तित होता है ऑक्साइड में। यहाँ देखें, ये भर्जन की विधि द्वारा यहाँ धातु की उपस्थिति में परिष्करण इसका किया जा रहा है। तो जब भी भर्जन का प्रोसेस अपनाया जाता है तो वो वायु की उपस्थिति में होता है, और जब सीमित वायु या वायु की अनुपस्थिति में कराया जाता है तो वो निस्तापन विधि होता है। ठीक है, तो निस्तापन विधि में कार्बोनेट को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और भर्जन में जो है वो सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ये मुख्य डिफरेंस है इसमें, इसको समझना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें, यहाँ पर आ रहे हैं कि कुछ मुख्य परिभाषाएं। अब यहाँ देखिए ये गैंग। अब गैंग क्या है, तो गैंग को समझने के लिए आप ये जानें कि गैंग जो है पृथ्वी से जो खनिज निकाले जाते हैं उसमें रेत, मिट्टी या कई तरह की अशुद्धियाँ जो पाई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, गैंग। मतलब खनिज के साथ मिलने वाली अशुद्धियाँ, वही गैंग है। नेक्स्ट है भर्जन। तो भर्जन विधि हम किसे कहेंगे, तो सल्फाइड अयस्क को जब वायु की उपस्थिति में, अभी हमने बताया था कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर अगर गर्म करते हैं तो वह ऑक्साइड में बदल जाता है, तो यह हो गया भर्जन। अब इसका देखिए यहाँ रासायनिक समीकरण के द्वारा ये समझाया गया है कि जिंक सल्फाइड है ZnS, इसमें एक ऑक्सीजन आया 3O2, उसको ताप दिया गया, तो यह जो सल्फाइड है जिंक सल्फाइड, यह परिवर्तित हो गया ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड में। ये विधि है भर्जन का। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए सेकेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, इसको भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है गर्म किया गया, तो ये जो HgS है वो बदल गया HgO में, मतलब सल्फाइड बदल गया ऑक्साइड में, तो यह क्रिया भी एक भर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें निस्तापन क्या है। तो निस्तापन जो है जब उसे कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में बदल जाता है। हमने देखा कि सल्फाइड जब बदला ऑक्साइड में तो वह हो गया भर्जन, और निस्तापन हो गया कि जब कार्बोनेट अयस्क को सीमित आयु मतलब वायु की उपस्थिति में उसे गर्म किया गया तो वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ देखिए इसका उदाहरण द्वारा समझाया गया है, जिंक कार्बोनेट है, हीट दिया गया तो यह बन गया जिंक ऑक्साइड, मतलब कार्बोनेट का परिवर्तन ऑक्साइड में वायु की अनुपस्थिति में, तो यह क्रिया कहलाई निस्तापन। ठीक है, इसके बाद है जो है अपचयन। तो अपचयन देखिए, अपचयन किया जाता है इसको शुद्ध करने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं कि धातु के जो ऑक्साइड जो प्राप्त होते हैं उसको कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जाएगी। ये जो जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ ZnO, अब इसके साथ कार्बन को मिलाकर जो है इसे गर्म करते हैं। जैसे ही इसमें कार्बन मिलाते हैं तो यह कार्बन इस ऑक्सीजन को इससे हटाकर अलग कर देता है और बच जाता है ये शुद्ध जिंक। क्या बच जाता है, ये शुद्ध जिंक जो है बच जाता है, और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाकर ये
अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये शुद्धिकरण का प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो इतना आप लोग इसे तैयार कीजिए, अभी इसे अपना फाइनल नोट्स को बनाइए और इन सब को कॉपी में लिख कर इसे आप याद कर लें अच्छी तरह से। नेक्स्ट इसके पार्ट 4 में हम लोग जो है फिर से देखेंगे कि धातुओं का जो परिष्करण है विद्युत अपघटन के द्वारा वो किस प्रकार किया जाता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।